Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be revising the part 2 of the next part of the ray optics. पिछली क्लास में पिछली वीडियोस में हमने ये देख लिया था कि लेंस मेकर फार्मूला होता है। इससे पहले एक रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस देख लिया था। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फार्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट हो तो आप पिछले वाला वीडियो देख सकते हो। तो अब आज क्या है, आज हमें लेंस फार्मूला डिराइव करना है। लेंस किसी भी एक पर्टिकुलर लेंस के लिए ये जो रिलेशन होती है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f ये होती है। और एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u वेयर v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 वेयर r1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस 1 एंड r2 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस 2। अब इसको डिराइव करते हैं। इसको डिराइव करने के लिए हम यूज़ क्या करेंगे, इसको डिराइव करने के लिए जो रिफ्रैक्शन थ्रू द सरफेसेस का जो फॉर्मूला होता है उसको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सरफेस 1 पे करते हैं। फॉर सरफेस 1 μ2/v दिस विल बी μ2/, फॉर सरफेस 1 पहली इमेज जो बन रही है वो i' पर बन रही है, तो v' माइनस μ1/u। अब यहाँ पर आप देखोगे कि कि लाइट का जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट से राइट में है, तो और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो पोल से लेफ़्ट की तरफ है, तो यहाँ पर माइनस u होगा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1। दिस इज फॉर सरफेस 1। नाउ फॉर सरफेस 2, i1 जो i' बना है वो इसके लिए एक्ट करेगा एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक। तो फिर उसके बाद अब इसमें जो फॉर्मूला लगाओगे आप रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस वो आएगा μ1/, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट v माइनस μ2/u, u is the positive direction, v' is equal to μ1 माइनस μ2/। अब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो लेफ़्ट की तरफ है, डायरेक्शन ऑफ लाइट लेफ़्ट से राइट है, तो r2 को आप नेगेटिव लोगे माइनस r2, तो ये जो रिलेशन होगी वो आपकी क्या हो जाएगी μ1/v माइनस μ2/v' इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r2। इसको रिलेशन 1 बोल दो और इसको रिलेशन 2 बोल दो। अब हमें क्या करना है कि ये रिलेशन 1 और 2 में से जो v' है, क्योंकि v' इंटरमीडिएट इमेज है बीच वाली, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे v' को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप 1+2 करते हो इक्वेशन 1+2, तो आपके पास क्या आएगा μ1/v प्लस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। ये आपका रिलेशन आई। अब इसमें यहाँ पर एक क्रिटिकल चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्रिटिकल चीज़ क्या है कि यहाँ पर भी आपको एक साइन कन्वेंशन यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको साइन कन्वेंशन यूज़ करना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन इसलिए यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि जब भी आप लेंस फार्मूला लगाते हो या फिर मिरर का फार्मूला लगाते हो, आप उसमें जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो तो आप साइन कन्वेंशन यूज़ करते हो। और उस समय जगह अब यहाँ पर क्या है, हमने इस वाले फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हमने यहाँ पर एक साइन कन्वेंशन यूज़ किया है। तो साइन कन्वेंशन यूज़ करने की वजह से क्या है, एक फॉर्मूला है। अब इसमें अगर आप फर्दर साइन कन्वेंशन यूज़ करोगे क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व के टाइम पर, तो वो साइन कन्वेंशन दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, तो आपको जो फॉर्मूला आंसर है वो राइट आंसर नहीं आएगा, उसमें साइन की गड़बड़ी रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पर हमने जो साइन कन्वेंशन अप्लाई किया है इस फॉर्मूले तक आने के लिए हमें एक बार और साइन कन्वेंशन अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि एक जनरल फार्मूला बन जाए हमारे पास। उस जनरल फार्मूले को फिर हम यूज़ कर सकते हैं जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे साइन कन्वेंशन के साथ। तो ये यहाँ पर ट्रिक है।
तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन यूजिंग साइन कन्वेंशन। वाई? टू जनरलाइज द फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपके पास u क्या हो जाएगा, u नेगेटिव रहेगा, v पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ लाइट के v इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट है, u अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट है। और r1 आपका पॉजिटिव रहेगा और r2 नेगेटिव रहेगा। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है μ1/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो फॉर्मूला बन गया आपको 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो जिसमें जब हम 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, दिस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब ये दो ऐसे फॉर्मूले हैं, दीज टू फॉर्मूलाज विल बी यूज फॉर द लेंसेज। अब इसमें आप साइन कन्वेंशन यूज़ कर सकते हो, ये जनरल फॉर्मूला है, किसी भी लेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये है आपका प्रूफ ऑफ दिस लेंस फार्मूला, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ लेंसेज। टाइप ऑफ लेंसेज आपके इस तरह के लेंस होते हैं। ये जो सीरीज़ है आपकी ऊपर वाली, ये है कॉन्वेक्स लेंस की सीरीज़। These are your convex lenses. नीचे वाले हैं आपके कॉनकेव लेंस। तो इसमें क्या है कि इसमें आपके पास डबल कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि दोनों साइड से ही कॉन्वेक्स है। ऐसे यहाँ से भी कॉन्वेक्स है, यहाँ से भी कॉन्वेक्स है। एक साइड इसका प्लेन है तो इसको आप प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहोगे। ये है आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसमें ये वाला जो साइड है ये वाला कॉनकेव है, दिस कॉनकेव साइड, दिस इज कॉनकेव एंड दिस इज कॉन्वेक्स। तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज डबल कॉनकेव, दिस इज कॉनकेव, दिस इज कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव lenses, one side is plane, other side is concave. कॉन्वेक्स टू कॉनकेव लेंस मतलब वन साइड इज कॉन्वेक्स एंड अदर साइड इज कॉनकेव। ठीक, अब इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद इसमें जो यूज़ आपको जब भी आप इसके ऑब्जेक्ट और इमेज को निकालोगे तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f विद साइन कन्वेंशन। आपको ऑब्जेक्ट पता होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट जिधर भी रखा हुआ है उधर से लाइट आएगी, और उसका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो आप नेगेटिव लोगे अकॉर्डिंगली एज डायरेक्शन ऑफ लाइट उसके सेम डायरेक्शन में है या फिर अपोजिट में है। और फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होगा दिस विल बी μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो जिसमें r1 की वैल्यू और r2 की वैल्यू आप अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर यहाँ पर ये है तो डबल कॉन्वेक्स लेंस के केस में r1 पॉजिटिव होगा, r2 नेगेटिव होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ लाइट के अगेंस्ट इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है सरफेस 2 का। और μ2 क्या होता है इसमें, μ2 होता है लेंस के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 होता है लेंस के बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिमिलरली ये है यहाँ पर भी। तो आप अकॉर्डिंगली इसकी चीज़ें फोकल लेंथ और ये सब निकाल सकते हो। ओके, क्लियर है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, शिफ्टिंग ड्यू टू मीडियम चेंज, इमेज शिफ्टिंग ड्यू टू मीडियम चेंज। नाउ दिस टॉपिक इज इमेज शिफ्टिंग ड्यू टू मीडियम चेंज।
इसमें पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि होता क्या है कि सपोज़ आपके पास यहाँ पर वाटर है, ये आपका वाटर है यहाँ पर लिक्विड वाटर है या फिर कोई भी लिक्विड हो, ठीक है। इसके अंदर अब होगा क्या कि यहाँ पर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट जब आप बाहर से देखोगे तो ये आपको ऑब्जेक्ट नीचे, इतनी नीचे हाइट पर मतलब एक्चुअली जिस हाइट पर दिख रहा होगा ऊपर से लगेगा कि सरफेस से बहुत कम हाइट पर है नीचे, लेकिन एक्चुअली में उसकी डेप्थ ज़्यादा है। ऑब्जेक्ट विच इज़ एक्चुअली फार अपीयर्स क्लोजर टू द सरफेस। अब हमारा काम क्या है, और उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है सरफेस से वो h/μ हो जाता है अगर डेप्थ ऑफ द लिक्विड h है तो। μ2 is the air, this is the refractive index of air and this is the refractive index of water। अभी इसमें होगा क्या, ऐसा क्यों होता है ये हम एक्चुअली डिराइव कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ में साइन r बाई साइन i इज इक्वल टू 1/μ। ओके, अब यहाँ पर कैच क्या है आपकी, यहाँ पर ये जो एंगल्स हैं, एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो sin r will be approximately equal to r and this can be written as tan r. Similarly, sin I is approximately equal to I, which can be written as tan I. जब एंगल्स स्मॉल होते हैं तो आपको ये याद रखना होगा कि साइन आई जो होता है साइन थीटा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाता है, और कॉस थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो जाता है। तो इसीलिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है, ये वाली चीज़। तो इससे हम ये क्या लिख सकते हैं कि इससे हम ये लिख सकते हैं कि टेन आर बाई टेन आई इज इक्वल टू 1/μ हो गया। तो इससे क्या हुआ, टेन आर क्या है, टेन आर इज x/h एंड टेन आई इज, अब टेन आई निकालने के लिए आपका जो ये वाला एंगल है दिस इज आई होल, टेन आई विल बी इक्वल टू x अपॉन, अभी तो हमें h/μ पता नहीं है, मान लीजिए हम इसको p मान लेते हैं, सपोज दिस इज इक्वल टू x/p, टेन आई इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस x अपॉन पार्टिकल हाइट। ओके, तो अब ये यहाँ पर आप इसको वैल्यू डाल दो, तो टेन आर x/h अपॉन x/p इज इक्वल टू 1/μ हो गया। तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो कि x/h इंटू एक्स अपॉन पी दिस ए इज इक्वल टू 1/μ, x कैंसिल कर दो तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, h/μ हो गया। दिस इज योर अपरेंट डेप्थ। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द शिफ्ट, तो आपकी शिफ्ट क्या हो जाएगी, शिफ्ट इज इक्वल टू h माइनस h/μ विच इज इक्वल टू h इंटू 1 माइनस 1/μ। दिस इज द शिफ्ट। अब आप ये ध्यान रखना कि जिस तरह से मैंने ये निकाला है इमेज शिफ्टिंग ड्यू टू मीडियम चेंज, उसी तरीके से आप, अगर यहाँ से तो लाइट ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर आ रहा है, सेम केस होगा अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऊपर रखा हुआ है। तो मैं कुछ केसेस बताऊंगा आपको, सेम तरीके से निकालने वाले होंगे, उसमें मैं 3-4 केसेस बताऊंगा आपको जो आप याद रख लेना अभी। और उसकी डेरिवेशन निकालना चाहते हो तो आप उसको खुद कर सकते हो सेम वे से। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे डाउट में भेज सकते हो ऑन द व्हाट्सएप नंबर। वो व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, उनमें किसी भी 2 नंबर्स पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, और अगर नहीं आ रहा हो तो।
तो ये इंपॉर्टेंट दो केसेस कौन से हैं इमेज शिफ्टिंग के? एक तो आपने केस ऊपर पढ़ लिया है, और एक और केस ये है कि जब सपोज आपके पास ऑब्जेक्ट ऊपर एयर में हो, इसमें म्यू इज इक्वल टू 1 है, ऑब्जेक्ट एयर में है और यहाँ से आपकी लाइट आ रही है और ये सरफेस से आके शिफ्ट हो गई अंदर की तरफ, तो उसके केस में क्या होगा? उसके केस में आपका जो ऑब्जेक्ट, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, अब ये जो लाइट है ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो उसके केस में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट जो ऊपर की तरफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो बनेगा, इसका पीछे की तरफ जो दिख रहा होगा, वो म्यू एक्स डिस्टेंस से बढ़ जाएगा, उसका शिफ्ट, उसका जो डिस्टेंस सरफेस से। और सिमिलरली ऑब्जेक्ट जो नीचे से जो पानी के अंदर रखा हुआ है, सपोज यहाँ पर ये है वाटर, ये है वाटर या कोई भी लिक्विड जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब यहाँ से लाइट आ रही है और अगर ये शिफ्ट ऊपर जाके जब इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, दिस इज़ आई, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और उसका जो सरफेस से डिस्टेंस होगा वो एक्स बाई म्यू होगा। ये तो हम एक्चुअली पिछले वाले केस में डिराइव कर चुके हैं, है ना। केस 1 को एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, क्योंकि ये एंगल आई है तो दिस एंगल विल बी आई एंड दिस एंगल इज आर, तो दिस एंगल विल बी आर, ठीक है। अगर हम इस डिस्टेंस को y मान लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर tan i, इस डिस्टेंस को आप x, इस डिस्टेंस को x मान लो, x नहीं, x तो आपने माना हुआ है, t मान लो। तो tan i will be equal to t by x, tan r will be equal to your t by y। ऑल्सो आपके पास कंडीशन क्या है, साइन i बाई साइन r इज इक्वल टू म्यू बाई 1। हमें पता है कि इस एंगल स्मॉल होते हैं तो साइन आई कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन आई। सिमिलरली फॉर आर, साइन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन आर, तो टेन आई बाई टेन आर विल बी इक्वल टू म्यू बाई 1। टेन आई इज वॉट, टी बाई एक्स, टेन आर इज वॉट, टी बाई वाई, दिस इज म्यू, टी कैंसिल, सो y इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्स। आ गया डिस्टेंस। तो ये आपका ये प्रूव हो गया है। इस तरह से आप प्रूव करते हो इन चीज़ों को। वैसे प्रूव करने को आपसे पूछेंगे नहीं कि क्या हो रहा है, ये स्पेशल केसेस हैं कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है तो क्या होगा। बस आपको ये याद रखना है कि जब नॉर्मल से जब लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जा रही है तो उसमें, तो अगर वो नॉर्मल की तरफ जा रही है, डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ ही जाएगी, तो ऑब्जेक्ट पीछे हो जाएगा और पीछे हो जाएगा तो उसका डिस्टेंस सरफेस से क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एक्स। और अगर डेंसर मीडियम से लाइट आ रही है तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि डिस्टेंस हो जाएगा सरफेस से एक्स बाई म्यू। ये याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक है ये। तो इमेज शिफ्टिंग हमने सीख लिया है। अब इसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म होगा। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। दिस इज़ ए प्रिज्म विच इज़ शोन टू बी ट्राइंगुलर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास रे ऑफ लाइट आ रही है इधर से, लेफ्ट से, और दिस इज ब्लू लाइन इज़ द नॉर्मल टू द सरफेस ए बी, है ना। एंड दिस इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, I2 इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू द सरफेस ए बी, and R2 is the angle of incidence for surface AC and I2 is the angle of refraction through the surface AC। अब यहाँ पर हमें ये रिलेशन प्रूफ, दो रिलेशंस होती हैं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा इज द एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन मतलब रे जो ऑब्जेक्ट्स इधर से आ रही थी, ये टोटल रे कितनी डिविएट हुई। ये इसका एक्चुअल पाथ ये स्ट्रेट था जो मैंने डैश्ड लाइन बनाई है, लेकिन जब ये बाहर निकली तो इसका लाइन पाथ ये हो गया, तो टोटल डिविएशन इसके पाथ में कितना हुआ, वो है एंगल ऑफ डिविएशन। अब इसको देखते हैं कि रिलेशंस कैसे आती हैं। सबसे पहले तो अब जब आप ट्राइंगल देखोगे, इसको मैं, इस पॉइंट को मैं डी बोल देता हूँ, दिस इज़ डी एंड दिस इज़ ई।
तो उसके केस में जब आप डी पॉइंट पर देखोगे तो यहाँ पर दिस इज़ 90 डिग्री, दिस एंगल विल बी योर 90 minus R1. Similarly this angle will be 90 minus R2, है ना, क्योंकि ये एंगल ए ई और ये वाला जो एंगल ए ई एंड दिस इज़ 90 डिग्री, सिमिलरली दिस इज़ 90 डिग्री क्योंकि ये नॉर्मल है ना, और दिस एंगल इज़ R1 है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इन दिस ट्राइंगल, in triangle ADE, what you get is A plus 90 minus R1 plus 90 minus R2 is equal to 180 डिग्री। तो A minus R1 minus R2 is equal to 0। 90 180 is cancelled। तो उसमें क्या होगा कि आपका A इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2। तो ये पहली रिलेशन तो आपकी प्रूव हो चुकी है। अब आते हैं एंगल ऑफ डिविएशन निकालने पर। एंगल ऑफ डिविएशन निकालने के लिए फॉर एंगल ऑफ डिविएशन व्हाट यू विल डू इज, सबसे पहले तो आप देखोगे कि ये जो रे जो I1 आ रही थी ये कितने एंगल से डिविएट हुई है। अब आप ये वाला एंगल देखोगे, अगर जो मैं बना रहा हूँ ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है, दिस एंगल विल बी व्हाट, I1 माइनस R1। तो इसका मतलब पहले ये रे डिविएट हुई है I1 माइनस R1 से। सिमिलरली अगर हम इस वाले एंगल को देखते हैं तो दिस एंगल इज I2 माइनस R2। तो इसका मतलब ये रे फिर से डिविएट हुई है I2 माइनस R2 से। तो टोटल डिविएशन कितना हुआ, टोटल डिविएशन डेल्टा ऑफ दिस रे इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। तो डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2। तो डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 वाज ए, तो I1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। तो ये दोनों रिलेशन आपकी यहाँ पर प्रूव हो चुकी हैं। टोटल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, ये प्रिज्म में इस तरह से डिविएशन होता है। तो आपके पास जो एंगल्स, अब इसमें एक फर्दर जो चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए आपने इसको म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म म्यू मान लिया, तो उसके केस में आप यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हो। तो साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू म्यू, ये पहली रिलेशन हो गई आपकी। सिमिलरली आप ये लिख सकते हो कि साइन R2 बाई साइन I2 इज इक्वल टू 1/म्यू। पर ये है दूसरी रिलेशन, पर एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स I1 I2 R1 R2 आर स्मॉल। सो होगा कि आपके पास, सो ये रिलेशन 1 बन जाएगी, I1 इज इक्वल टू म्यू R1। रिलेशन 2 विल बी R2 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू म्यू R2। तो एंगल ऑफ डिविएशन आपका क्या हो गया, दिस एंगल ऑफ डिविएशन विल बी इक्वल टू म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस ए, यानी कि म्यू इंटू R1 प्लस R2 माइनस ए, पर R1 प्लस R2 ए था, तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए हो जाता है। तो यहाँ पर आप डेल्टा जो एंगल ऑफ डिविएशन है, ये म्यू माइनस 1 इंटू ए भी एक रिलेशन है। ये तभी होती है व्हेन एंगल्स आर स्मॉल, व्हेन एंगल्स I1 I2 R1 R2 आर कंसिडर्ड टू बी वेरी स्मॉल। उसके केस में आपका जो एंगल ऑफ डिविएशन होता है वो म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है।
पर ये याद रखने की चीज़ है कि एंगल ऑफ डिवीएशन म्यू माइनस वन इंटू ए तभी होता है जब एंगल स्मॉल होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप निकालोगे इसी में ही कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन। कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन इन प्रिज्म, मतलब जब ये वो वाली कंडीशन पूछ रहे हैं आप लोगों से, जब ये जो डेल्टा होता है दिस इज मिनिमम। अब आपको ये याद रखना होगा कि जब डेल्टा मिनिमम होता है तो उसके केस में आपका जो I1 होता है वो I2 के इक्वल होता है, और वो मान लीजिए वो I है, और सिमिलरली R1 इज इक्वल टू R2 होता है विच इज़ इक्वल टू R सपोज। तो कंडीशन फॉर मिनिमम डिवीजन में डेल्टा मिनिमम होता है जब जब ये वाली कंडीशन होती है। तो उसके केस में आपको पता होगा कि अब ये अप्लाई करोगे तो क्या होगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए होता है प्रिज्म में। तो यहाँ पर R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R है, तो यहाँ पर 2R इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो इसका मतलब R इज इक्वल टू A/2 हो जाएगा। ये आपकी पहली रिलेशन आ गई। सिमिलरली हमें पता है कि डेल्टा फॉर मिनिमम डिविएशन, डिविएशन होगा आपका I1 प्लस I2 माइनस ए होता है। अब यहाँ पर I1 और I2 इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा 2I माइनस ए, यानी कि I इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 हो गया। ये आपकी सेकेंड रिलेशन हो गई। अब आपको ये पता है कि स्नेल्स लॉ से मैं एक डायग्राम, तो स्नेल्स लॉ के केस में हमें पता है कि यहाँ पर इस प्रिज्म के केस में साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन 1 आएगा। आई की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 बाई साइन आर इज साइन A/2, दिस इज इक्वल टू म्यू। तो these are the conditions, this is the condition for minimum deviation in prism। और एक रिलेशन आपकी R इज इक्वल टू A/2 होता है इसमें, ये आपको याद रखना है, और I इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस A/2। ये एक्चुअली में ये दोनों रिलेशंस आती हैं जब कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन आपकी होती है, जब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I होता है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R होता है। तो दिस इज कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन। इसके साथ में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर देता हूँ, और फिर उसके बाद ये एंड करेंगे। दो चीज़ें और पढ़ लेते हैं, पावर ऑफ ए लेंस एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो इसके बाद पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज, कोई भी लेंस हो, पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज 1 बाई इट्स फोकल लेंथ। द फोकल लेंथ ऑफ ए कोई भी लेंस होगा तो उसकी जो पावर होगी, जैसे आपने देखा होगा आपके स्पेक्स, अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो उसमें एक पावर होगी -5, -3, -2, -1.75, इस तरह से। वो एक्चुअली जो पावर होती है वो 1 फोकल लेंथ होता है। मतलब आपका लेंस अगर इन्फिनिटी से लाइन ड्रॉ करोगे तो वो कहाँ पर इसको, इस लाइट को कहाँ पर फोकस करेगा, जो होता है आपका फोकल लेंथ। तो ये इससे आप क्या निकालते हो, जब आपको ये फोकल लेंथ पता चल जाता है तो आप उसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो वो आपकी पावर हो जाएगी। ऐसे ही भले ही कॉनकेव लेंस हो, या कॉनकेव लेंस में आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन उसका जो वर्चुअल फोकस होता है उसका रेसिप्रोकल पावर होती है। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Scattering of light is a phenomena in which because of which your sky appears blue। अभी जो लाइट होती है वो लाइट एक्चुअली विजिबल लाइट होती है, जो हमें दिखती है, वाइट कलर की लाइट आपको दिखती है, वो एक्चुअली में उसके 7 पार्ट्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसमें से कुछ लाइट बहुत ज़्यादा स्कैटर होती है, कुछ लाइट बहुत कम स्कैटर होती है। अब जो ये वो लाइट जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है, बिकॉज स्कैटरिंग इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। अब ये जो स्कैटरिंग है ये आप नॉर्मल स्कैटरिंग नहीं पढ़ रहे हो, ये रेले स्कैटरिंग पढ़ रहे हो आप।
स्कैटरिंग मतलब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्कैटरिंग इज़ कोई भी एक लाइट जब एक पार्टिकल से पढ़ के जब इधर उधर डिफर वो हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो उसको हम स्कैटरिंग कहते हैं। सिंपल फिनोमेना है ये, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से नहीं होती। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होता तो उसको फिर आप डाइफ्रैक्शन कहते हो। रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग होती है कि रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग इज एक्चुअली दिस, स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4। तो अब आप देखोगे कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ लैम्डा इज लेस, तो उसके केस में वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा, क्योंकि 1/λ4 लैम्डा इज लेस, सो 1/λ/4 विल बी मोर, सो स्कैटरिंग विल बी मोर। लैम्डा इज लेस किसका कम लैम्डा होता है? वायलेट विजिबल रीजन में, इन द विजिबल लाइट आपके पास जो कलर्स होते हैं वो होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वेवलेंथ इस तरह से इंक्रीज़ होती है, तो लीस्ट वेवलेंथ जिसकी होगी वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगी, इसलिए क्योंकि ये वायलेट कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है, इसी वजह से आपका जो स्काई अपीयर्स ब्लू। ओके, तो ये है आपका टॉपिक। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके सभी वीडियोस टर्म 2 के पहले सभी डाल दूंगा, क्योंकि आपके पास थोड़े ही और टॉपिक हैं। एटम्स एंड न्यूक्लियाई है, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, और एक आपका रेडिएशन है ना, वो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स, तो वो हो जाएगा। तो 3-4 टॉपिक हैं, वो मैं आने वाले टाइम में डाल दूंगा, और आप आराम से प्रिपेयर कर पाओगे। इस वीडियोस को देखते रहिए और अपने प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करते रहिए एनसीईआरटी बुक से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको इस रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे फ्रीली कंसल्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 2 नंबर्स दिए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशन। थैंक यू।